Hello everyone, welcome to IQ Civils IS Academy. This is Harshit Omar, Senior Faculty at IQ Civils IS Academy. So today in this session, I'll be discussing important news जो कि आप सभी लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर कब IQ सिविल्स की तरफ से न्यूज एनालिसिस आएगा। थोड़ा सा समय ना होने की वजह से पोस्टपोन हुआ, बट स्टिल मैं ये कोशिश करूंगा कि रेगुलर कर सकूं। अब डेली न्यूज एनालिसिस हो सकता है ना हो पाए, बट यस, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आते हैं फॉर यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी एग्जामिनेशन, यूपीएससी एंड एपीएससी एग्जामिनेशन, मैं उन सभी एडिटोरियल्स को वीक में कवर करने की कोशिश करूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं रेगुलर रह सकूं आप सभी के साथ, आप सभी के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। क्लियर? ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना है, किस तरीके से चीजों को समझना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि IQ सिविल्स आईएएस एकेडमी में न्यू जीएस बैच जो कि शुरू हो रहे हैं 11th ऑफ मार्च, ओके, 11th ऑफ मार्च 2023 से, तो जल्द से जल्द एनरोल करवाएं और हमारे जीएस बैच एंड अदर कोर्सेज का लाभ उठाएं। क्लियर? तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहली चीज जो आज आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में थी, दैट इज ओरेंगुटन स्मगल्ड वाया चेन्नई एंड 4 पुलिसमैन सस्पेंडेड। ये था आज के द हिंदू न्यूज़पेपर चेन्नई में। अब आप कहेंगे कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या ओरेंगुटन? ओके, इट इज अ काइंड ऑफ स्पीशीज, ये आप फोटो देख सकते हैं, स्पीशीज। क्लियर? तो एक गैंग है। ओके, कहा जाता है कि 8 ओरेंगुटन्स को चेन्नई के थ्रू, ओके, स्मगल किया गया है। कुछ उसमें पुलिस पर्सनल भी शामिल शामिल थे। क्लियर? कुछ तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसमें से एक सब इंस्पेक्टर है, 4 पर्सनल को सस्पेंड किया गया है। तो अब बेसिकली हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस एंगल से इंपॉर्टेंट है, तो आपके जीएस पेपर थर्ड में एक टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्या स्पीशीज है, किस तरीके का है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो के बाद आप सभी को ये नोट्स भी मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? तो कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज का, सबसे पहली चीज समझिएगा, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज। क्लियर? एक गैंग है जो स्मगल कर रही है, एटलीस्ट 8 ओरेंगुटन्स हैज एस्केप थ्रू, चेन्नई के थ्रू एस्केप किए गए विद द हेल्प ऑफ सम पुलिस पर्सनल। अब देखिए, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, समझ में आ रहा है, बिना स्टेट के हेल्प से ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। क्लियर? तो कुछ पुलिस पर्सनल भी इसमें शामिल है जिनको सस्पेंड भी किया गया। क्लियर? तो सबसे पहले हम समझेंगे ये ओरेंगुटन्स है क्या। ये एक, याद रखिएगा, दिस कम्स अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, ये क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्लियर? फॉर APSC as well as UPSC. Clear? And these are natives to rainforest of Malaysia and Indonesia. ये बेसिकली रेन फॉरेस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं और नेटिव हैं ये मलेशिया और इंडोनेशिया के। अब ये ओरेंगुटन, ये नेम कैसा है? आप कहेंगे कि सर ये किस तरीके का नाम है। ओके, इट मींस मैन ऑफ द फॉरेस्ट। समझ में आ रहा है? मैन ऑफ द फॉरेस्ट, इसको हम बोलते हैं मले लैंग्वेज, जो कि मलेशिया की। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो बेसिकली ये कहां पर रहते हैं? जो लो लैंड फॉरेस्ट होते हैं, ये वहां पर रिसाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? और ये बेसिकली जब ये फॉरेस्ट में रहते हैं, तो अब सर्वाइवल के लिए क्या खाएंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाइल्ड फ्रूट्स पर ये सर्वाइव करते हैं। दे फीस्ट ऑन वाइल्ड फ्रूट, लाइक लीचीज हो गया,
मैंगोस्टीन्स हो गया, फिग्स हो गए, समझ में आ रहा है, जो ट्रीज के होल्स होते हैं उसमें जो पानी भरा रहता है, समझ में आ रहा है, उसमें ये रहते। क्लियर एवरीवन? This much is clear to all of you? Okay. So now we'll see. Now, एक चीज याद रखिएगा, दे मेक देयर ओन नेस्ट। अब ये जो ऑरेंगुटन्स हैं ये अपना नेस्ट खुद बनाते हैं, ये याद रखिएगा, दे मेक देयर नेस्ट इन द ट्रीज ऑफ वेजिटेशन। समझ में आ रहा है? टू स्लीप एट नाइट, एंड दिन भर ये रेस्ट करते हैं। ये इनके कुछ खास फीचर्स हैं, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ये इनके कुछ खास फीचर्स हैं। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो ये याद रखिएगा। So I just wanted to tell you that their lifestyle is like normal, okay, sleep at night, rest during the day, okay, और इनका जो वेट होता है एडल्ट मेल का, दे वे अप टू 200 पाउंड्स। ये काफी इन डेप्थ चीजें हो गई, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो अब एक चीज याद रखिए, जो फ्लैंक्ड मेल्स होते हैं, इनके जो चीक पैड्स होते हैं, चीक पैड्स, दे आर कॉल्ड एज फ्लैंजेस। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा तेज से चिल्लाते भी हैं। लॉन्ग लाउड वर्बलाइजेशन होते हैं जिसको बोला जाता है लॉन्ग कॉल्स। जिसमें जिस क्लियर, क्योंकि इनकी थ्रोट जो होती है वो सैक होती है। क्लियर? सो जो अनफ्लैंक्ड मेल होते हैं, दे लुक लाइक एन अडल्ट फीमेल। जो फ्लैंक्ड मेल होते हैं वो काफी तेजी से, उनका जो वर्बलाइजेशन होता है वो काफी ज्यादा लाउड होता है। तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फेनोमेनन के टर्म्स में, ओके, तो ये याद रखिएगा कि कोई भी अनफ्लैंक्ड मेल, दे कैन चेंज टू अ फ्लैंक्ड मेल फॉर रीजंस दैट आर नॉट येट फुली अंडरस्टूड। तो कोई भी अनफ्लैंक्ड मेल अगर है तो वो चेंज हो सकता है फ्लैंक्ड मेल में। अब आप कहेंगे कि सर रीजन क्या है? रीजन इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। अभी भी इन चीजों पर रिसर्च चल रही है, अभी भी इसका आंसर नहीं मिला। क्लियर? तो बेसिकली ये स्पीशीज याद रखिएगा, नेटिव कहां के हैं? नेटिव याद रखिएगा ये मलेशिया, इंडोनेशिया के हैं। क्लियर? So now if we talk about species, so Bornean and Sumatran ऑरेंगुटन्स, इनका जो अपीयरेंस होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है सुमात्रा और बोर्नियन का। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं दोनों ही, जो सुमात्रा और बोर्नियन के हैं, जो मलेशिया इंडोनेशिया के हैं। क्लियर? ये इन दोनों में फीचर्स जो हैं वो दे आर लिटिल शैगी, रेडिश फर होते हैं इनके। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। बट जो सुमात्रन ऑरेंगुटन्स होते हैं उनके लॉन्ग फेशियल हेयर होते हैं। क्लियर? ये याद रखिएगा। कहा जाता है सुमात्रन ऑरेंगुटन्स, इनके सोशल बॉन्ड्स काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, ये काफी ज्यादा सोशली इंटरेक्टिव होते हैं रादर देन बोर्नियन कजन्स। क्लियर? सो बोर्नियन ऑरेंगुटन्स जो हैं, कहा जाता है दे आर मोर लाइकली टू डिसेंड फ्रॉम द ट्रीज टू मूव अराउंड ऑन द ग्राउंड। समझ में आ रहा है? सो बोथ स्पीशीज हैव एक्सपीरियंस शार्प पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब न्यूज में इसीलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, दोनों ही तरह के स्पीशीज में पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं डिक्लाइन आ रहा है। क्लियर? ये याद रखिएगा। अब इसके पीछे कुछ डेटा भी आया है आज न्यूज़पेपर में। कहा जाता है 100 years अगो, सेंचुरी अगो, कहा जाता है एट दैट टाइम मोर देन 230,000 ऑरेंगुटन्स वर देयर इन टोटल। बट आज बोर्नियन ऑरेंगुटन सिर्फ कितने बचे? 104,700 एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, जो कि ज्योग्राफिक रेंज में इनको अपडेट किया गया। दे आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। और जो सुमात्रन ऑरेंगुटन्स हैं ये सिर्फ 7,500 बचे, इसीलिए इनको टैग दिया गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब आपसे यहीं पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या होगा कि कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर देंगे,
वो लिख देंगे सुमात्रन कम्स अंडर एंडेंजर्ड, आप सही कर देंगे। ऐसा नहीं, समझ में आ रहा है? एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर? अब कहा जाता है थर्ड स्पीशीज जो है ऑरेंगुटन की, ये अनाउंस किया गया था 2017 में, विद नो मोर देन 800 इंडिविजुअल्स इन एग्जिस्टेंस। ये 800 से ज्यादा है ही नहीं। अब ये है कौन? कहा जाता है तपानुली ऑरेंगुटन। ये मोस्ट एंडेंजर्ड है बाकी सारे एप्स में। समझ में आ रहा है? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि 800 से ज्यादा इनकी पॉपुलेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो बेसिकली बेसिकली मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये किस बेसिस पर हमें ध्यान रखना है। बेसिकली हमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टर्म्स में ध्यान रखना है। क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर ये तपानुली जो ऑरेंगुटन है ये कहाँ के हैं? ये बेसिकली पाए जाते हैं तपानुली ऑरेंगुटन सुमात्रा आइलैंड में। सुमात्रा आइलैंड। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये याद रखिएगा, जिनको नहीं पता वो ध्यान रखें, सुमात्रा आइलैंड। क्लियर एवरीवन? ओके, सो नाउ हियर वन प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सभी के लिए। Which of the following statements are correct with reference to orangutan? First statement, it is a critically endangered species native to the rainforest of Malaysia and Indonesia. अभी हमने पढ़ा है। Then Tapanuli orangutan is the most endangered of all great apes. ये दोनों ही अभी हमने पढ़े हैं। That means both the statements are correct. So option third, both A and B. अब इस तरीके से जब मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स जो भी आएंगे वो मैं बताऊंगा, उसी के साथ साथ हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका प्रीलिम्स का एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता जाएगा। समझ में आ रहा है? नाउ अनदर थिंग जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर गुवाहाटी में थी, द हिंदू गुवाहाटी। अब न्यूज क्या थी? बर्डर्स डिलाइट, बंगाल रिपोर्ट्स 489 स्पीशीज ड्यूरिंग काउंट। कितना प्यारा बर्ड है, समझ में आ रहा है? तो ये आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कहा जाता है ओवर 46,000 चेकलिस्ट, 46,000 checklist and 1067 avian species were uploaded on eBird। अब कुछ डेटा रिकॉर्ड किया गया, एक प्लेटफॉर्म है बर्ड के ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने का। समझ में आ रहा है? जिसको हम बोलते हैं ई बर्ड पोर्टल। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू रिकॉर्ड बर्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब बेसिकली फाइंडिंग्स क्या निकली कि वेस्ट बंगाल जो है यहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये जो बर्ड है सबसे ज्यादा कहां पर पाई गई? वेस्ट बंगाल में। ऐसा डेटा रिकॉर्ड किया गया है। देन उसके बाद उत्तराखंड एंड देन अरुणाचल प्रदेश। ओके, ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। अभी मैं इस चीज के बारे में भी आपको बताऊंगा, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में। तो 2023 आज ही के न्यूज़पेपर में था, 25 फरवरी के। ओके, तो कहा जाता है अक्रॉस 35 स्टेट सबसे ज्यादा जो पाए गए हैं काउंट वो वेस्ट बंगाल में पाए गए एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, फ्रॉम फरवरी 17 टू 20 फरवरी। क्लियर? नाउ केरला रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चेकलिस्ट ऑफ बर्ड। समझ में आ रहा है? केरला। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पर क्या, वेस्ट बंगाल में रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, केरला में याद रखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ चेकलिस्ट ऑफ बर्ड्स। समझ में आ रहा है? मतलब ये याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बर्ड काउंट ऑफ इंडिया, उनके हिसाब से केरला रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ चेकलिस्ट ऑफ बर्ड्स। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्ड काउंट ऑफ इंडिया के बारे में। बर्ड काउंट ऑफ इंडिया ये है क्या? क्योंकि ये ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जाती है। बर्ड काउंट ऑफ इंडिया एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप
ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, ओके, ये आपस में काम करते हैं साथ में मिलके, और बर्ड से रिलेटेड ये उनकी पॉपुलेशन, उनकी नॉलेज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बर्ड का, ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं। ये काम, तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, ये ग्रुप है जो साथ में काम करते हैं कलेक्टिव नॉलेज के लिए कि बर्ड का पॉपुलेशन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अब ई बर्ड की अगर हम बात करें, ई बर्ड एक ऑनलाइन डेटाबेस है जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है बर्ड ऑब्जर्वेशंस के बारे में। समझ में आ रहा है? प्रोवाइडिंग साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड एमेच्योर नेचुरलिस्ट, ओके, जिससे उनको एक रियल टाइम डेटा मिलता है बर्ड के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके अबेंडेंस, उनकी पॉपुलेशन के बारे में। This much is clear to all of you. So this portal is helpful for researchers also. Clear? Now, so basically जब हम बात करते हैं इन birds की, so originally restricted to the sightings from the western hemisphere, ये जो प्रोजेक्ट है दिस एक्सपेंडेड टू इंक्लूड न्यूजीलैंड इन 2008। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोजेक्ट जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पहले तो जब ये आया ये प्रोजेक्ट, तो इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दी साइटिंग्स फ्रॉम दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देन प्रोजेक्ट धीरे धीरे लाया गया, देन जिसमें इंक्लूड किए गए न्यूजीलैंड 2008 में, अगेन ये एक्सपैंड हुआ टू कवर दी होल वर्ल्ड इन जून 2010। तो इसीलिए याद रखिएगा, ई बर्ड जो पोर्टल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्बिशियस एग्जाम्पल है, जिसमें बहुत ही अच्छे से बर्ड्स का जो डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाता है। यहां से आप डेटा गैदर करते हैं, ओके, ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो, जिसको हम साइंस में यूज भी करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल है। समझ में आ रहा है? नाउ दिस वाज लॉन्च्ड इन 2002 बाय कॉर्नेल लैब ऑफ ornithology at Cornell University and the National Audubon Society. Clear? So eBird जो है ये याद रखिएगा, it was launched in 2002 and it gathers basic data on bird abundance. ये bird abundance के बारे में बताता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। समझ में आ रहा है? पॉपुलेशन के बारे में बताता है। क्लियर? अब जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है ये क्या है, ये याद रखिएगा, ये एक तरीके का कम्युनिटी साइंस प्रोजेक्ट है ऑर्निथोलॉजी में। कम्युनिटी साइंस प्रोजेक्ट जिसमें सभी साथ में मिलकर काम करते हैं। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो बेसिकली ये हर साल कैलकुलेट किया जाता है, हर साल कंडक्ट किया जाता है, और इसकी बारे में हमें मिड फरवरी में ही पता चलता है। समझ में आ रहा है? इसके बारे में हमें हमेशा मिड फरवरी में ही पता चलता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। समझ में आ रहा है? अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी साइंस प्रोजेक्ट है ऑर्निथोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी क्या है ये याद रखिएगा। आप में से जितने लोगों का जूलॉजी होगा या जूलॉजी ऑप्शनल लेने का सोचा होगा, या जिन्होंने पढ़ा होगा अपने बैकग्राउंड में जूलॉजी, ओके, तो ये एक तरीके का याद रखिएगा ब्रांच है जूलॉजी का, ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद बर्ड्स। ये बर्ड से डील करता है। क्लियर? नाउ दिस इवेंट इज सपोर्टेड बाय कॉर्नेल लैब। ये इवेंट किसके द्वारा सपोर्टेड है? कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल ऑडुबॉन सोसाइटी। क्लियर? अब ये जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है ये लॉन्च किया गया था 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो ये इट इज कंडक्टेड अराउंड द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। ये हमेशा सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में कंडक्ट किया जाता है। और अब हर कंट्री में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ऑर्गेनाइज होता है। तो इंडिया में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? अभी मैंने आपको बताया बर्ड काउंट ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइज करते हैं GBBC, दैट मींस ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इन दी कंट्री। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड टू, इसीलिए एक पोर्टल बनाया गया ई बर्ड नाम का। समझ में आ रहा है? पूरा डेटाबेस रिकॉर्ड करने के लिए। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कुछ जो चीजें हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स,
दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। So, which of the following statement are incorrect with reference to Great Backyard Bird Count? The Bird Count India organizes the GBBC in India. West Bengal reported the highest number of species of bird, followed by Uttarakhand and Arunachal Pradesh. So, अभी हमने समझा both the statements are correct, दोनों ही सही हैं क्योंकि इंडिया में यही ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट को। ये सबसे पहले यूएस में आया 1998 में। दिस वाज जस्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड रिपोर्ट किए गए। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट। दैट मींस अब जब दोनों ही सही है सो ऑप्शन इज नाइदर ए नॉर बी। क्लियर एवरीवन? सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। नाउ आज एक बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल आया है द हिंदू में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी पर। क्या मेंस्ट्रुएशन अब विमेंस का जो पहला मैटरनिटी हम कह सकते हैं, पहली मैटरनिटी की जो शुरुआत होती है वो मेंस्ट्रुएशन पेन काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है। ओके, तो आज ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू आया। नाउ दिस issue is related to your GS paper 1 also Indian society। अब देखिए आपको कैसे पढ़ना है, चीजों को समझना है। देन GS पेपर 2 गवर्नेंस और GS पेपर 4 एथिक्स में भी ये काम आ सकता है, एथिक्स और एस्से पेपर में दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो जल्द से जल्द अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि IQ सिविल्स IAS एकेडमी पर नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं जहां पर आपको ये सारी चीजें कनेक्ट करना सिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है? मेंस में कैसे करना है, प्रीलिम्स का क्या अप्रोच होता है, ये सारे अप्रोचेस आपको बताए जाएंगे। और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं नीचे रेड कलर का पूरा एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि बैचेस कब से GS के शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी लोग एनरोल करें और वेबसाइट पर जाकर कॉल करें। ओके, टीम आपको कॉल करेगी और जल्द से जल्द एडमिशन ले जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्लियर? तो पहली चीज मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ लीव जहां पर छुट्टी दे जाने की बात की जा रही है कि जो मेंस्ट्रुएटर है, मेंस्ट्रुएटर दैट इज विमेन्स, फीमेल, क्लियर, दे मे हैव द ऑप्शन टू टेक लीव फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, कि उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो छुट्टी ले सके। समझ में आ रहा है? इफ दे आर मेंस्ट्रुएटिंग एंड इफ दे आर अनेबल टू वर्क। समझ में आ रहा है? अगर वो बिल्कुल, क्योंकि पेन काफी ज्यादा होता है। ओके, अब ये जो लीव है इट मे बी पेड और अनपेड। समझ में आ रहा है? इट मे बी पेड और अनपेड। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, आज ये न्यूज में किस एंगल से पूछा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक पिटीशन सुनी, एक पिटीशन आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि मेंस्ट्रुअल लीव, ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया while hearing a petition on menstrual leave has asked the petitioner, उन्होंने पेटिशनर को बोला, जिन्होंने ये चीज कहा, कि आप इस चीज के लिए अप्रोच करें मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ताकि वो पॉलिसी बनाए इस चीज पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अब आप कहेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा पेटिशनर से? देखिए, अब बात है मेंस्ट्रुअल लीव की, अभी मैं कुछ चीजें भी बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज आपने DPSP पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। यस, आर्टिकल 42 जो है DPSP का, जो बात करता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी की बात करता है, मैटरनिटी ऑल्सो। DPSP क्या है? दीज आर दी गाइडिंग प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स for state that how to frame policies, समझ में आ रहा है? क्लियर? सो
अब डिटेल्स क्या है पिटीशन की, फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ पेटिशनर ने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार जरा सुन लीजिए हमारी बात, आप एक डायरेक्शन इशू कर दीजिए गवर्नमेंट को कि वो एक मेंस्ट्रुअल पेन के लिए लीव, मेंस्ट्रुअल पेन होता है हर विमेन को, ओके, मेंस्ट्रुअल पेन के लिए विमेन को छुट्टी दी जानी चाहिए, लीव मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ वर्किंग विमेन को बल्कि विमेन स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये सभी को होता है। समझ में आ रहा है? पेन लीव फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग विमेन अंडर सेक्शन 14 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अब एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, उसके सेक्शन 14 के अंदर में ये रूल लाना चाहिए गवर्नमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप एक डायरेक्शन दे दीजिए, कमांड दे दीजिए, किसको? गवर्नमेंट को। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये सेक्शन 14 है क्या। सेक्शन 14 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स। नाउ दिस सेक्शन सेज दैट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है ऐसे ऑफिसर्स को, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट कैन डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन विद इन विच दे शैल एक्सरसाइज देयर फंक्शन, कि किस जुरिडिक्शन में वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे इस लॉ के अंडर। समझ में आ रहा है? नाउ अब ये एक्ट ये चीज कहता है। अब आप एक चीज कहेंगे कि क्या ऐसे रूल्स और किसी कंट्री में है? अब पेटिशनर किस बेसिस पे बोल रहा होगा? कहीं ना कहीं उसने सुना होगा कि यार इस कंट्री में तो ये लॉ है, हमारे यहां भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल पेन काफी ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है, जब विमेन मेंस्ट्रुएट करती। क्लियर? सो इसीलिए पेटिशनर ने कुछ चीजें हाईलाइट कर दी। अब क्या हाईलाइट किया? सो आई विल टेल यू नाउ। पेटिशनर हाईलाइटेड दैट लाइक कंट्रीज लाइक यूके, यूनाइटेड किंगडम, चाइना भी, वेल्स, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, इवन जाम्बिया, ये प्रोवाइड करते हैं मेंस्ट्रुअल पेन लीव। समझ में आ रहा है? इन वन फॉर्म और अदर। सो पेटिशनर ने इसी बेसिस पर कहा कि वेरियस प्रोविजंस ऑफ 1961 एक्ट दे एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट द मदरहुड, कि 1961 का जो एक्ट है वो एक्नॉलेज करते हैं मदरहुड और मैटरनिटी को, जो वर्किंग विमेन है। क्लियर? नाउ डिस्पाइट सेवरल प्रोविजंस अंडर डिफरेंट लॉज, बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी पॉलिसीज है विमेन्स के लिए, डिफिकल्ट, जो कि हेल्प करती हैं विमेन की इन द डिफिकल्ट स्टेजेस ऑफ हर मैटरनिटी। नाउ तो इस पेटिशनर ने कहा कि जो फर्स्ट स्टेज होती है मैटरनिटी की वो होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड, जहां पर बड़ा पेन होता है। पहली जो स्टेज है मैटरनिटी की वो है मेंस्ट्रुअल पीरियड। समझ में आ रहा है? और पेटिशनर ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली कि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोसाइटी को पता है, बट फिर भी इग्नोर किया जा रहा है मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो पेन होता है। इवन लेजिस्लेचर भी इसको इग्नोर करती है, और जो बाकी अदर स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के वो भी इसको इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्टेट गवर्नमेंट्स। अब आप कहेंगे सर आप फ्यू स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों कह रहे हैं? यस, इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अलाउ करते हैं मेंस्ट्रुअल पेन लीव, जिसमें केरला है एंड बिहार। बिहार एंड केरला आर दी ओनली स्टेट्स दैट अलाउ मेंस्ट्रुअल पेन लीव्स। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसीलिए अब यूनियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा? यूनियन मिनिस्टर जो है, यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने कहा दैट सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स इन 1972, ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स हैं, दीज आर एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। समझ में आ रहा है? और इसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है फॉर मेंस्ट्रुअल लीव, दे डू नॉट हैव प्रोविजन फॉर मेंस्ट्रुअल लीव। और अभी ऐसा कोई प्रपोजल भी नहीं है जो एग्जामिन किया जा रहा हो कि ऐसी लीव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा यूनियन गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? देन यूनियन मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि बहुत सारी लीव्स अवेलेबल हैं विमेन के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं अंडर सर्विस रूल्स। समझ में आ रहा है? लाइक हाफ पे लीव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है विमेन के लिए, अर्नड लीव है, कम्यूटेड लीव है, मैटरनिटी लीव है,
मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी लीव दी जा रही है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे लीव्स विमेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये यूनियन गवर्नमेंट का कहना था कि अभी ऐसा कोई प्रपोजल है नहीं। क्लियर? अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किए, तो इसके लिए एक बेंच बनी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये जो बेंच थी, 3 जज बेंच थी, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा अब हर चीज के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, हर चीज के अलग अलग पहलू होते हैं। देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस टू मेंस्ट्रुअल पेन लीव ऑल्सो। अब मेंस्ट्रुअल पेन लीव एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? बट उसी के साथ ही साथ इट में ऑल्सो एक्ट एज ए डिसइंसेंटिव फॉर हुम, फॉर एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है उनके लिए डिसइंसेंटिव भी है कहीं ना कहीं। ओके, क्योंकि अब फिर अगर ऐसा ही बार बार, मतलब मान लीजिए हर मंथ में उन्हें मेंस्ट्रुअल पेन लीव देनी होगी, ओके, तो कहीं ना कहीं ये किस पर असर पड़ेगा? विमेन के एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा। ये भी कहना सुप्रीम कोर्ट का सही था। ओके, दिस इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर फ्रॉम हायरिंग विमेन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तब तो क्या करेंगे, ज्यादातर मेल्स को ही हायर करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा इफ इट इज मेड मैंडेटरी, अगर ये मैंडेटरी कर दे हम एम्प्लॉयर के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि आप अपने आप विमेन एम्प्लॉयज को मेंस्ट्रुअल पेन लीव दीजिए, तो ये एक तरीके से डिसइंसेंटिव होगा एम्प्लॉयर्स के लिए जो एंगेज करना चाहते हैं विमेन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो फिर एंगेज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? वो मेल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ही फिर बनाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, मेंस्ट्रुएशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एंड विमेन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वर्क प्लेसेस। तो इसीलिए कोर्ट ने यह भी साथ ही साथ कहा कि देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि ये कोई क्या कहते हैं, ये कोई नेचुरल प्रोसेस ना हो। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, एंड विमेन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और वर्क प्लेस। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, हम ये नहीं चाहते कि विमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो कहीं पर भी। ओके, तो इसीलिए कोर्ट कहती है कि देखो, इसके बहुत सारे डायमेंशंस है इस इशू के, इसीलिए हम ये इशू पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम ये बात छोड़ देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि वो इस मैटर को, इस मुद्दे को स्टडी करें डिटेल में और पॉलिसीज फ्रेम करें। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आर्टिकल 42 डीपीएसपी का बात करता है मैटरनिटी के बारे में, इसीलिए ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। समझ में आ रहा है? तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज क्या कहते हैं, स्टडी करनी है कि क्या जरूरत है इंडिया को नेशनल मेंस्ट्रुएशन और मैटरनिटी पॉलिसी की। मैटरनिटी पॉलिसी, समझ में आ रहा है? सो इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, इसीलिए मैंने कहा ये गवर्नेंस का भी पार्ट है। क्लियर? नाउ, अब इंपॉर्टेंस क्या है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी का? समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टेट्स, कंट्रीज जो है पूरे वर्ल्ड में, वो विमेन राइट्स को काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि विमेन्स को मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाए। इसीलिए हमें यह भी समझना है कि इसके, इन पॉलिसीज के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब इससे क्या होगा? दीज पॉलिसीज अलाउ एम्प्लॉयज टू टेक अ फ्यू डेज ऑफ। जो विमेन है वो कुछ दिन ऑफ ले सकती हैं ड्यूरिंग देयर साइकिल, जब भी उन्हें जरूरत होगी। तो एम्प्लॉयर को यह ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर्स आर मेकिंग श्योर दैट दीज पॉलिसीज आर वेल नोन थ्रू आउट द वर्क प्लेस। समझ में आ रहा है? ये हर जगह सभी को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। एवरीवन्स हेल्थ नीड्स, ये सभी के हेल्थ की तरफ ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और इस पर कंसीडर करना चाहिए वर्क प्लेस में भी। समझ में आ रहा है? एंड दे शुड प्रोवाइड देम रिसोर्सेज टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ताकि विमेन अपना ध्यान रख सकें। ओके, इससे क्या होगा? इससे एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर होगा, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनेगा, एक अच्छाई आएगी कि all these organizations are moving towards conduciveness, friendly atmosphere for women also। समझ में आ रहा है? जहां पर हर कोई फील करेगा कंफर्टेबल उनकी हेल्थ नीड्स के हिसाब से। समझ में आ रहा है?
और ज्यादातर लोग ओपन हो पाएंगे। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लोग छुपाते हैं, जो एक स्टिग्मा बना के रखा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ओपन हो पाएंगे अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? तो ये एक तरीके का जो स्टिग्मा है उसको भी हटाएगा, दूर करेगा। ओके, तो मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो सिर्फ एक पर्सनल कंफर्ट के लिए ही नहीं दिया जा रहा है, ये याद रखिएगा। when women are provided with the space and time to address their unique needs during their cycle, it is not just a matter of personal comfort। समझ में आ रहा है? क्लियर? इससे ये रहेगा, दे आर मोर लाइकली टू रिमेन इन देयर जॉब्स। अब जब उन्हें ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी तो उनका जो मोटिवेशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? फ्रीइंग अप रिसोर्सेज फॉर एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी ऑल्सो। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल लीव जो है ये और ज्यादा इक्विटेबल वर्क प्लेसेस क्रिएट कर सकती है, और एक कल्चर आएगा सभी जो मेल्स हैं उनके अंदर भी, कि किस तरीके से विमेन्स की रेस्पेक्ट के लिए इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से और मेंबर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सारी चीजें डेवलप होंगी। सो एम्प्लॉयर्स मस्ट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सच पॉलिसीज। तो हर एम्प्लॉयर को ये चीजें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो दे आर implemented fairly and equitably. So menstrual leave policies can offer companies the opportunity to ensure that their staff is given the time and support when they need। तो menstrual leave policy ये कंपनीज को ये भी ऑर्डर दें कि एक तरीके से अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और स्टाफ को टाइम देना चाहिए और सपोर्ट देना चाहिए जब भी उन्हें जरूरत हो कंपनी की। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो इससे एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो वर्क प्लेस उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो बाय रिकॉग्नाइजिंग द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय विमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी लाने की जरूरत है। एम्प्लॉयर्स और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव वर्क कल्चर, सपोर्टिव टीम कल्चर, और इससे ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयर को काफी ज्यादा हेल्प होगी। क्लियर? सो अब कंक्लूजन, अब ये मेंस का एक बड़ा ही अच्छा आंसर बन सकता है। कंक्लूजन में आप कैसे लिख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो है ये एक ऐसी पॉलिसी है that allows employees to take time off from work and to take care of their physical and mental health during their menstruation cycle। अब आप कहेंगे सर मेंटल हेल्थ क्यों? यस, बिकॉज ऑफ टू मच पेन। समझ में आ रहा है? ओके, मेंटल हेल्थ पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, मूड स्विंग्स होते हैं। क्लियर? So this type of policy recognizes that there are biological conditions, okay, जो कि जुड़ी हुई है मेंस्ट्रुएशन के साथ, बायोलॉजिकल फेनोमेनन है ये, और जो कि एक्नॉलेज करता है दैट एम्प्लॉय नीड्स एक्स्ट्रा टाइम टू टेक केयर फॉर देमसेल्व्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, विमेन एम्प्लॉयज। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो इसीलिए दिस पॉलिसी इज एन एफर्ट टू ब्रिंग वर्क प्लेस टू अ मोर इंक्लूसिव एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड। ओके, दैट इज वाई मेंस्ट्रुअल लीव काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेफ एंड इक्विटेबल वर्क प्लेस के लिए और सभी जेंडर के लिए। इससे क्या होगा? एक जेंडर इक्विटी आ जाएगी। ओके, एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिसी। तो इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और एक होलिस्टिक मैनर में पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। तो अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है मेंस का, दैट इज क्रिटिकली एनालाइज द नीड फॉर अ नेशनल मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। क्लियर? तो पूरा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो आप इस चीज को जो भी अभी मैंने अभी आपको समझाया, आप उस चीज को रिकॉल करें और लिखने की कोशिश करें। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज के पेपर में ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि देखिए, आप सभी की डिमांड थी इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, तो आज मैं लेकर आया, मुझे टाइम मिला और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रह सकूं। मैं इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल्स आएंगे उनको इश्यू बेस्ड में आपको वीडियोस आते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए,
क्लियर। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर नीचे कि न्यू बैचेस जो हैं IQ सिविल्स IAS एकेडमी पर GS के लॉन्च हो रहे हैं, शुरू होने जा रहे हैं फ्रॉम 11th ऑफ मार्च। और साथ ही साथ आप सभी लोग जितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग ऑप्शनल में एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल्स IQ सिविल्स IAS एकेडमी ऑप्शनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ज्योग्राफी एंड PSIR ऑप्शनल। और साथ ही साथ इस साल के प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज का न्यू बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको एक कोर्स के हिसाब से, टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पेपर ले गए, नो, प्रॉपर करिकुलम के हिसाब से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, न्यू बैच, जो कि हमारा थर्ड बैच है। ऑलरेडी 2 बैचेस चल रहे हैं, तो थर्ड बैच शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का फ्रॉम 12th मार्च। तो आप सभी लोग एनरोल कर सकते हैं जल्द से जल्द। नाउ दिस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फॉर APSC एंड UPSC बोथ। Clear everyone? So for more courses you can log on to www.iqcivilsisacademy.com और आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और कॉल कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में फॉर एनरोलमेंट। क्लियर एवरीवन? सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।